एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है, बात करेंगे। जो टॉपिक होगा हमारा आज का वो सुप्रीम कोर्ट। हमने फर्स्ट 14 लेक्चर जो है, ये लेक्चर नंबर जो है हमारा, ये लेक्चर नंबर 15 होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा 15 है। और फर्स्ट 14 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी सेक्शन जो आपका जीके सेक्शन होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो पॉलिटी से आएगा, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो 6 to 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉलिटी से। ठीक है, अकेला। तो फर्स्ट 14 लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और एक और चीज़, जो लोग भी CUT PG, अगर आप CUT PG 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंटेंट जो है काफ़ी हेल्दी है। ठीक है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी मतलब इन डेप्थ मतलब कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है बाकी वीडियोज़ में। और एक और चीज़ कि हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB करके, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि जितना भी PDF होता है, जीके का PDF हो गया क्वेश्चन का, ठीक है, आपका कंप्यूटर सेक्शन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इस बार, ठीक है, आपका इंग्लिश का सेक्शन, वो PDF सारा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप अवेल कर सकते हो सारे PDF को। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे इसमें। ये सुप्रीम कोर्ट क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, मतलब ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा फंडामेंटल राइट्स के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बेसिक कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इसमें आगे कुछ बाद का चीज़ जो है पहले लिखा गया, तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कि आर्टिकल 124 में कहा गया। सबसे पहले आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 मैंडेट्स द इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो वो है आर्टिकल 124, और ये आर्टिकल भी डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, ये मैंने साइलेंट फीचर में भी करवाया था आपको, लेकिन हाँ फिर जैसे टॉपिक आएगा तो वहाँ पे भी मैं बताऊँगा आपको। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, तो ये जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब कि हायरार्की वाइज है, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, उसके बाद जो है लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है लेकिन हायरार्की फॉलो करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट है तो उसे हाई कोर्ट को मानना होगा। ठीक है, हाई कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो चीज़ मानना होगा। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, कभी बार पूछा भी गया है, तो ये चीज़ याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। ठीक है, ये सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स करता है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स करता है। अगर जैसे एक ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, मैं आगे पढ़ाऊँगा उसको कि ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या है कि जब भी डिस्प्यूट होता है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, तो उस टाइम पे जो मीडिएशन का काम करता है, जो सुलह का काम करता है, ठीक है, उस केस को डील करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। उसको बोलते हैं हम ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, आगे वो आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये डिफरेंस बिटवीन है इंडियन एंड अमेरिकन जुडिशरी, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है पहले उसको आपको समझना होगा हमारे। ठीक है, तब आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, और ये भी जो जज केस है इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्यों इम्पीचमेंट से रिलेटेड है ये। तो पहले आपको कुछ प्रोविजंस को समझना है, फिर हम इस पे आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आर्टिकल्स की बात कर लूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 124 to 147 और पार्ट 5, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। पार्ट 5, क्योंकि जो भी सेंटर से रिलेटेड चीज़ है, जो भी सेंटर से रिलेटेड चीज़ है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हो, ये सारा कहाँ दिया गया, पार्ट 5 में दिया गया है। और जो भी चीज़ स्टेट से रिलेटेड होगा ना, स्टेट से, वो पार्ट 6 में दिया गया है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। प्रेसिडेंट अगर पार्ट 5 में है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी पार्ट 5 में भी है, पार्ट 5 में ही है, पार्लियामेंट भी पार्ट 5 में ही है। जैसे लेकिन स्टेट में जो जैसे हाई कोर्ट है पार्ट 6 में आएगा, गवर्नर जो है पार्ट 6 में, चीफ मिनिस्टर पार्ट 6 में, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में गलती ना कर दो। ठीक है, अब कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने आपको ऊपर बताया था इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करता है, और ये कहाँ से बोरो किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से।
ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में करवाया 1935 वाला एक्ट, जब तो जाके देख लो ये लेक्चर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन्फोर्सेस सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें पूछा जाता है ना आपसे, जो चीज़ फैक्ट्स के बेसिस पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा वो है इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। ये कब इनॉग्रेट किया गया था, तो 1950 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, डेट याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईयर आपको याद होना चाहिए। और सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अब फेडरल कोर्ट क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले, यानी कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ पे हुकूमत था, तो उस टाइम पे फेडरल कोर्ट हुआ करता था। तो फेडरल कोर्ट को रिप्लेस ही किया है सुप्रीम कोर्ट। पहले फेडरल कोर्ट था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, तो फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया गया। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, ठीक है, फेडरल कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट हुआ करता था, उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ठीक है, वो था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, राइट। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ही जो है हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ठीक है, प्रिवी, ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद ख़त्म कर दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस किसको किया था, फेडरल कोर्ट को, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ना आप लगा दो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को। अब आते हैं कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो इनका जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो है टोटल 34 जजेस। 34 जजेस का मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, ये कंपोजिशन है। ये भी डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 34 का 34 हमेशा फुलफिल ही रहे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कभी हो सकता है 30 ही हो जज, 28 ही हो, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज डिपेंड करता है। लेकिन आपसे अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछे, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 34 जजेस का स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है फिलहाल। अदरवाइज अगर बढ़ा दिया जाए पार्लियामेंट के थ्रू तो अलग बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 31 to 34। एक अमेंडमेंट पास किया गया था 2019 में, जिसके तहत पहले 31 था, उसका 34 किया गया। तो एट रैंडम इसको आप नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट इसको बढ़ाती है, इसमें अमेंडमेंट करना होता है, तब जाके स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो ठीक है, 2019 से पहले 31 जजेस का होता था, अब 34 जजेस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट देखो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, पहले बता दूं। और अगर आपको कॉलेजियम सिस्टम इन डिटेल करना है तो एक वीडियो ऑलरेडी उसी बेसिस पे बना हुआ है, जाके आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी अगर आपको इन डिटेल करना है तो। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक्स आपको बता दूंगा क्या है कॉलेजियम सिस्टम। तो सबसे पहले देखो अपॉइंटमेंट जो होता है आपको पता होगा कॉलेजियम सिस्टम से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं 1950 से लेकर 1973 तक का जो टाइम पीरियड था, तो प्रैक्टिस हैज़ बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द CGI, मतलब जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते थे, अभी भी वही होता है फॉलो कन्वेंशन। ठीक है, लेकिन उस समय स्ट्रिक्टली होता था कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, फॉर द चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हो, सपोज करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना हो, ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस उनको अपॉइंट करना हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम में कितने मेंबर्स होते हैं आपको बता दूं, एक चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर, ये चीफ जस्टिस एक और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो टोटल कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का 5 लोगों का होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा आपको अभी। ठीक है, अभी जो फिलहाल का है, जिस टाइम पे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस टाइम पे जो कॉलेजियम सिस्टम है वो 6 लोगों का है। ठीक है, और ऐसा किस लिए है उसके पीछे रीज़न है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जो अभी जो चीफ जस्टिस है ना, और ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो है ना, जैसे 5 लोगों का जनरली होता है, ऐसा 5 लोग ही रहते हैं कॉलेजियम में। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक जस्टिस है, जस्टिस खन्ना। ठीक है, तो अब ये कहा गया है कि जो जस्टिस खन्ना है ना, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो हमारे चंद्रचूड़ सर, तो उनके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट है, क्योंकि ये 5 लोग एक साथ रिटायर होंगे, राइट, ये एक साथ वाले हैं। लेकिन जो कहा जाता है सीनियोरिटी वाइज अगर चीफ जस्टिस बनता है तो चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो है चीफ जस्टिस जो है खन्ना ही CGI होंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी कॉलेजियम है 5 लोगों का कॉलेजियम, उनके ये पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये नेक्स्ट मतलब चीफ जस्टिस बन सकते हैं, इसलिए इनको ऐड किया गया है, इनमें किसी तरीके से एडजस्ट किया गया कि ये भी कॉलेजियम के हिस्सा होंगे, ताकि आप आने वाले टाइम पे, क्योंकि ना पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला हो उसका पार्टिसिपेशन कॉलेजियम में होना ज़रूरी है, इसलिए इनको ऐड किया गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे कोई पूछे कि कॉलेजियम में कितने मेंबर्स होते हैं तो टोटल 5, और ये जो वैलिड है ये 13 मई तक ही होगा। 14 मई से अगेन 5 मेंबर्स हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था एडिशनल, आपको कुछ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये चीज़ समझाने के लिए बता रहा था। तो कॉलेजियम में आपको याद रहना चाहिए कि टोटल 5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वही बात करूँ अगर हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 अदर जजेस सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, ये कॉलेजियम सिस्टम होता है। तो बेसिकली यही यहाँ पे कहा गया है। और दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया। और कॉलेजियम को और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो है उस पर अलग से ही बनाया हो कॉलेजियम सिस्टम के, तो जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन CGI। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन है, जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, ठीक है, कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, तो इनका जो कंसल्टेशन है ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। अब बाकी जजेस को अपॉइंट करना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, ये चीज़ कहा गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिकली अपॉइंटमेंट के ऊपर था। अब आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपको पता होगा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड हैव बीन हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो कम से कम जो है आपको 5 ईयर्स तक आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, ठीक है। जज की बात हो रही है यहाँ पे। अगर जो 5 साल जो है एज अ हाई कोर्ट जज सर्व कर चुका है तो इंसान जो है एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। या फिर दूसरा, ही शुड हैव बीन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। दोनों होना ज़रूरी नहीं है साथ में, दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं समझ लेना कि दोनों जरूर एक साथ कंपलसरी है, नहीं। या तो आप 5 साल के लिए जज हो या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट, एज एडवोकेट आप किसी भी हाई कोर्ट में हो इंडिया के अंदर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, ठीक है। या फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। या कोई भी ऐसा ज्यूरिस्ट जो प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं ये बन सकता है तो उसे भी बनाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट में तो आप प्रेसिडेंट जो है किसी भी ज्यूरिस्ट को बना सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के केस में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। नो सच कंडीशन इन केस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के केस में किसी भी ज्यूरिस्ट को प्रेसिडेंट अगर चाहे तो नहीं बना सकते हैं, वो बाकी जो कॉलेजियम का प्रोसेस है उसी से बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के केस में बस ऐसा है। अब देखो, नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बाकी जैसे 35 ईयर्स जनरली हम देखते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, यहाँ भी 35 लगा लो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। कोई मिनिमम एज जो है प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ओथ इन अफर्मेशन की बात करते हैं। तो सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, इनको जो ओथ दिलवाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ लेते हैं, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस आर्टिकल 125 में बात की गई है, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिटर्मिन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, इसको पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है। वैसे फिक्स ही होता है, लेकिन जैसे एक बार फिक्स हो गया, सपोज करो कोई इंसान है जो अभी जज है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसकी सैलरी सपोज करो 3 लाख है, तो वो जब तक वो जज रहेगा तो उसकी फिक्स ही सैलरी होगी, ठीक है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है। कम होने का एक ही केस है, मैं आगे उसको डिस्कस करूँगा। कहने का मतलब, इसको अगर बढ़ाना होगा तो पार्लियामेंट बढ़ाएगी, ठीक है। तो वो फिक्स टेन्योर के लिए फिक्स हो जाता है, जब तक आप रहोगे जनरली चेंज नहीं ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। यही कहा गया कि आप उसको चेंज नहीं करोगे, जब तक जैसे अपॉइंटमेंट होता है तो आप उसको कम नहीं कर सकते उसकी सैलरी को। इससे क्या होगा कि उनका जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग, उस केस में जजेस का सिर्फ सैलरी नहीं होता है, बाकी किसी का भी कम हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी भी कम हो सकती है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आया तो। आज तक आया ही नहीं है तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर लास्ट
ड्रॉन सैलरीज है, मंथली पेंशन, उनको पेंशन है 50% का, ये सब है। टेन्योर देखो, टेन्योर से यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है कुछ लोगों को रिलेटेड। तो क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान देना आप चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो फिक्स टेन्योर फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे होता है ना कि प्रेसिडेंट जो हैं, जैसे प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए होते हैं, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए होते हैं, ये फिक्स टेन्योर है। एज सच जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई भी फिक्स, बोल रहा हूँ अगेन, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ मैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई भी फिक्स जो है टेन्योर नहीं है कितने साल के, जब तक उनका एज नहीं हो जाता है 65 ईयर्स, जब तक वो बन सकते हैं। अगर मान के चलो कोई इंसान 50 ईयर, सपोज ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मान के चलो कोई इंसान जो है 50 साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है, और क्योंकि वो 65 ईयर्स तक मतलब बना रहता है, तो 15 साल तक वो बना रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली 1-2 साल मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। तो इनका कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो 3 प्रोविजंस है, क्या क्या है, होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, लेकिन किस एज तक वो अटेंड करेगा ये फिक्स है। 65 ईयर, 66 ईयर के हो जाओगे तो आप जज नहीं रहोगे, आपको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर इम्पीचमेंट आप पे लागू होगा तो आप रिमूव भी किए जा सकते हो, ठीक है। अब देखो रिमूवल की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रिमूवल की बात करूँ, रिमूवल ऑफ जजेस देखो, तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एंड इनकैपेसिटी, अगर आप मिसबिहेवियर प्रूव्ड कर दिए जाते हो या फिर आप इनकैपेबल हो, इनकैपेसिटी है आप में, ठीक है, तब आप रिमूव किए जा सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर क्या है, गवर्न बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो जो इनका प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि कैसे करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान देना, इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस का जो डिटेलिंग है वो कहाँ पे दिया गया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए इसका जो प्रोसेस का, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ पे दिया गया है, तो आपको याद रखना है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, क्या है, कैसे रिमूव होते हैं। रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली ऑन पार्लियामेंट्स रिकमेंडेशंस, ठीक है, इनको डिटेल में करेंगे आगे। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, देखो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, पहले आपको ये समझा देता हूँ। स्पेशल मेजोरिटी होता है, यहाँ ध्यान देना, स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ, 2/3 जो है पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ, लोकसभा में भी 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे 2 केस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। देखो यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर आपको हटाना है, प्रेसिडेंट को भी हटाया जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये 2/3 वाला तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल प्रेजेंट, भले ही मान के चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, पहले इरेज कर देता हूँ, स्पेशल मेजोरिटी को आपको समझा रहा हूँ मैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रेसिडेंट का, आपको अच्छे समझ में आएगा, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट का पहले रिमूवल मैं बताता हूँ आपको। प्रेसिडेंट को जब रिमूव करना होता है तो 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या होता है कि मान के चलो लोकसभा की बात करूँ, टोटल स्ट्रेंथ मान के चलो 900 है, ठीक है, पार्लियामेंट का, तो 900 का जो 2/3 होगा ना वो मायने रखेगा, मतलब कि 900 का 2/3 होगा यहाँ पे एप्लीकेबल। भले ही उस टाइम पे मान के चलो जब प्रोसीडिंग्स ऑन है, जब चल रहा हो, मान के चलो उसमें 700 लोग ही बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि 3.5, मतलब इस 700 का अगर आप 2/3 निकाल लो, ठीक है, मान चलो कितना हो जाएगा ये 450 अराउंड, ठीक है, तो इतने लोगों से काम नहीं होगा। 900 का 2/3 चाहिए प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट है ना उसका 2/3 चाहिए, राइट। अब बात करते हैं जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर लूँ मैं, इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है कि 2/3 मेजोरिटी तो होना ही चाहिए, ये तो है, लेकिन प्रेजेंट इन वोटिंग, उस टाइम पे जब प्रोसीडिंग्स चल रहा है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम पे कितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका 2/3। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में है 400 सीट, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं 545 सीट्स है, तो मान के चलो मैं एक लेने के लिए एग्जाम्पल 400 सीट है,
लेकिन 400 में मान के चल लो कि 300 लोग ही प्रेजेंट हैं लोकसभा में जब प्रोसीडिंग्स चल रहा है इम्पीचमेंट का, तो इन 300 का 2/3 होना चाहिए। और इन 300 का 2/3 ऐसा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 50%, मतलब 200 प्लस, टोटल 400 है तो 50% तो क्रॉस करना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का फर्स्ट कंडीशन होता है कि 50% से ज़्यादा। दूसरा, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग इन केस ऑफ जज, एंड कंप्लीट स्ट्रेंथ का 2/3 होता है प्रेसिडेंट के केस में। अब आपको शायद समझ में 50% दोनों में पूरा होना चाहिए। अब ऐसा मैं एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट रहता है ये कि मान के चल लो जैसे टोटल स्ट्रेंथ है 400, मान के चलो लोकसभा का एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान के चलो 100 लोग ही प्रेजेंट हैं लोकसभा में उस दिन जब प्रोसीडिंग चल रहा हो, ठीक है। तो 100 लोगों का 2/3 जो मान के चलो देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो 50% से कम है ना। 400 का 50% कितना होता है? कम से कम 201 लोग जो है ना उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके प्रोसेस कर पाओगे। ये होता है 50% वाला कंडीशन। अब इसके बाद आता है 2/3 वाला प्रोसेस। तो प्रेसिडेंट के केस में टोटल 400 का 2/3 और जजेस के केस में जो प्रेजेंट इन वोटिंग है उनका 2/3। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं रिमूवल, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं नो सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। लेकिन कुछ ऐसे जजेस हैं, ठीक है, जिनका इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ था स्टार्ट। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि कौन कौन किनके अगेंस्ट में। तो सबसे पहले 1993 में, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं ये, ठीक है, क्योंकि कभी कोई इम्पीच हुआ ही नहीं। जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, या तो वो रिज़ाइन कर दिया, उनका कोई जो स्पेशल मेजोरिटी वाला है वही पूरा नहीं हुआ। तो 1993 में क्या होता था, एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वी रामास्वामी, ठीक है। इनके अगेंस्ट 1993 में क्या होता है, इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 2/3 वाला क्राइटेरिया था ना वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से वो इम्पीच नहीं हो पाते हैं। तो ये फर्स्ट केस था वी रामास्वामी। अगर आपसे कभी मतलब पूछेगा तो नहीं जनरली, क्योंकि इम्पीच हुए ही नहीं तो पूछ नहीं सकता है, और ये कोई सेंस बनता ही नहीं एग्जामिनेशन में पूछने का, ठीक है। और भी ऐसे कुछ एग्जामिनेशन है, जैसे पीडी दिनकरन करके थे एक, पीडी दिनकरन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पीडी दिनकरन, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ ये सिक्किम हाई कोर्ट के थे। इनके अगेंस्ट भी प्रोसेस हुआ था स्टार्ट, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर एक सुमित्रा, काफ़ी फेमस सुमित्रा सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट की जज थी, जस्टिस, तो उनके अगेंस्ट भी हुआ था। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, या तो रिज़ाइन कर दिए वो लोग, या फिर मेजोरिटी भी नहीं आ पाई। तो ये जो वी रामास्वामी वाला है सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट जो है मेजोरिटी प्रूव ही नहीं हुआ था। इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था, इनके अगेंस्ट मेजोरिटी प्रूव ही नहीं हुआ था 2/3 वाला। तो इसलिए क्या हुआ कि इनके अगेंस्ट जो वो फिर ख़त्म हो गया सारा इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एन इम्पीचमेंट मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब इसका मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का मतलब, इन केस मान के चलो अभी लोकसभा है, ठीक है, और ये डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व हो जाने का मतलब सपोर्ट इनका जैसे खत्म हो जाए, जो भी रूलिंग पार्टी है उसका सपोर्ट मानो खत्म हो जाता है ऐसे एज सच केस में। तो क्या होता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से मेजोरिटी प्रूव करना होगा, तो उसको बोलते हैं डिसॉल्व। पार्लियामेंट में आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा ये चीज़। तो क्या होता है, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, ठीक है, मैं जब पार्लियामेंट आपको डिस्कस करूंगा, तो जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होता है तो वो बिल भी क्या होता है साथ साथ लैप्स कर जाता है। लैप्स करने मतलब खत्म हो जाता है, फिर से पास किया जाएगा, जब न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होगा तो फिर से पास होगा। लेकिन इम्पीचमेंट मोशन का जो बिल है, जब वो इम्पीचमेंट मोशन का जो प्रोसेस है अगर एक बार इनिशिएट हो गया, तो मान के चलो डिसोल्यूशन भी होता है लोकसभा का, तो उस केस में ये लैप्स नहीं करेगा। मतलब न्यू लोकसभा आएगी तो फिर से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ तक ये पहुँचा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा तो डिसॉल्व होती ही नहीं, परमानेंट हाउस बोलते हैं उसको, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जहाँ पे ये प्रोसेस दिया गया है जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था डिटेल में, ठीक है। रिमूवल ऑफ मोशन, अब देखो कैसे स्टार्ट होता है उसको समझते हैं। साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। मतलब जो मोशन पास करेगा, मतलब पास किया जाएगा मोशन, अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले का प्रोसेस है ये। जब किसी लगता है, जब किसी
मतलब किसी पार्टी को अगर लगे, जैसे अपोजिशन पार्टी को लगे कि ये जज मतलब मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी या कुछ करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट, तो पास कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो 100 मेंबर्स होंगे ना पार्लियामेंट में, इनकेस लोकसभा की अगर लोकसभा में पास किया जा रहा है तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ ये रेजोल्यूशन हम लोग मिल के पास कर रहे हैं, 100 लोगों का ऐसा सिग्नेचर वहाँ साइन होना चाहिए। और अगर राज्यसभा है तो वहाँ पे 50 मेंबर्स का होना चाहिए, ये दोनों इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए, रिमूवल मोशन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा इस मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर इसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। इसको एडमिट कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल किसके पास पावर है? स्पीकर या चेयरमैन के पास पावर है। ठीक है, मान चलो इन 100 मेंबर्स ने पास किया तो स्पीकर का मन होगा तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, जनरली एडमिट कर ही लिया जाता है क्योंकि आप मना नहीं कर सकते मेंबर्स को, या उनको उनके पास ये भी पावर है कि रिफ्यूज़ कर दिया सकता है। ऐसा नहीं मन हुआ किसी का, आप 100 लोगों मिलकर पास कर दे तो रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, ऐसा प्रोविज़न है। सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज पे आता है, अगर एडमिट हो जाता है, अगर स्पीकर उनको एडमिट करते हैं, उस मोशन को एडमिट करते हैं, तो एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है स्पीकर्स के द्वारा। आपको याद रखना है चीज़। तो उस कमेटी के में कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं है तो चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस के ही अगेंस्ट में है तो जज ऑफ सीनियर, मतलब जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके एक मेंबर होंगे फर्स्ट। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, किसी एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको उस मेंबर का कमेटी बनाया जाएगा। और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है, जो भी उनको उनके अकॉर्डिंग जो लगेगा कि ये कर सकता है। ये 3 मेंबर का कमेटी होता है, आपको याद रखना है। ये 3 मेंबर की कमेटी क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सही एलिगेशन है या नहीं है। ये कमेटी का काम होता है। ठीक है, अब कमेटी इफ फाउंड गिल्टी, अगर कमेटी को लगता है इफ फाउंड गिल्टी देन मोशन इज टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन बाय द हाउस। अगर कमेटी को लगा कि गिल्टी है तब जाके क्या होता है कि उस मोशन को लोकसभा या राज्यसभा में पास किया जाएगा, वोटिंग होगी, अब जाके वोटिंग होगी उसके ऊपर। जो 2/3 वाला जो कॉन्सेप्ट था अब जाके होगा, ये थर्ड स्टेज में, अगर फाउंड गिल्टी तब। अब मोशन पास होता है तो ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि स्पेशल मेजोरिटी से होता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और द मोशन इज टेक देन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट हु पासेस द फाइनल ऑर्डर। उसके बाद जब अगर पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जो है फाइनल ऑर्डर उस पर करते हैं और जज को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, और ये जो प्रोसेस है कहाँ दिया गया? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये आर्टिकल यहाँ देखो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 126 में किसके बारे में बात की गई? एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ, कंडीशन है, ऑफिस ऑफ सीजीआई इज वैकेंट, अगर वैकेंट है, ठीक है, टेम्पररी, अगर टेम्पररी एबसेंट है अगर चीफ जस्टिस तो उस केस में, या फिर थर्ड अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ये 3 केस है जब एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 126। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। यहाँ से जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 127 में, एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, एड हॉक जजेस 127। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल में डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप। When there is lack of quorum of permanent judges, quorum का क्या मतलब होता है? मिनिमम नंबर ऑफ जजेस का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे जो मैनेजमेंट है, जो डे टू डे मतलब आप प्रोसीडिंग्स करते हो, उनके लिए कोरम चाहिए होता है, मतलब मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए। अगर इन केस कोरम नहीं है प्रेजेंट तो उस केस में एड हॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CGI कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट के जज को ही एड हॉक किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी जज की कमी है ना, तो हाई कोर्ट से ही लाएंगे। ये कौन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एज अ हेड ऑफ जजेस ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से वो लाना चाहेंगे, ठीक है, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे कंसल्ट करेंगे, और प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो है प्रीवियस कंसेंट इसमें होता है कि आप अपॉइंट करो। एड हॉक जजेस ऑल जुडिक्शन पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो एड हॉक जज होंगे उनको जो जितना भी उनके पास जो पावर है, जुडिक्शन है या प्रिविलेजेस है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मिलता है नॉर्मल केस में, उनको भी मिलेगा, ठीक है। और उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब कि 5 ईयर्स तक वो 5 ईयर्स या उनसे ज़्यादा वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, ठीक है। अगर मान चलो कोई हाई कोर्ट का जज हो 3 साल की ही रहा है तो वो एड हॉक जज नहीं बन सकता, क्योंकि एलिजिबिलिटी वो पूरा नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए।
अब देखो रिटायर्ड जज क्या होता है, एट एनी टाइम सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ये बेसिक सा पॉइंट है, कंडीशन ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए, एंड ऑल्सो द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड। अब देखो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 130, इस पे सीट पता, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ वर्क करेगी, ये कहा गया इस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 130 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि दिल्ली जो होगा सुप्रीम कोर्ट का सीट होगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में होगी, ठीक है। लेकिन ऑथराइजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अनदर प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर दिया गया, अथॉरिटी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं तो किसी दिल्ली के अलावा किसी और जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक जगह हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ओनली विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल उनको चाहिए। प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। अब देखो प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डे टू डे प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से सुप्रीम कोर्ट मतलब रेगुलेट करती है, ठीक है, यही कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। एडवाइजरी जुडिक्शन, अगर एडवाइजरी जुडिक्शन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेते हैं किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर्स पे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस करती है उनको, ये होता है एडवाइजरी जुडिक्शन। और आगे पढ़ाऊंगा इसको, जब मैं आपको जुडिक्शन पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसको डिटेल में मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आर्टिकल आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। और ये जो एडवाइजरी जुडिक्शन है, इसको डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट 5 जजेस का बेंच होना चाहिए। इवन मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लो आप, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो भी है, उसको डिसाइड करने के लिए, उसको हेयर करने के लिए कम से कम 5 मेंबर्स का जो बेंच होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लिए 3 जज मिलकर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बना सकते हो, 5 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। और एडवाइजरी जुडिक्शन के लिए भी 5 मेंबर्स का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक। अतः ऑल अदर केसेस डिसाइड, बाकी जो अदर केसेस हैं वो सिंगल जज भी हो सकता है, या डिवीजन बेंच के थ्रू भी डिसाइड किया जा सकता है। ऑल जजमेंट्स आर डिलीवर्ड बाय मेजोरिटी वोटिंग, मेजोरिटी मतलब 5 लोग हैं तो 3:2, इस तरह 4:1 मेजोरिटी होना चाहिए। डिसेंटिंग जजमेंट्स कैन ऑल्सो भी गिवन, डिसेंटिंग जजमेंट मतलब किसी जज को लग रहा है कि नहीं, इसके दूसरा भी इसका पार्ट हो सकता है, दूसरे साइड पे भी हम जजमेंट दे सकते हैं, मतलब जो मेजोरिटी जजमेंट के अगेंस्ट भी अगर आप कोई जजमेंट देना चाहो तो वो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा वहाँ पे, उसी को बोलते हैं डिसेंटिंग जजमेंट, मतलब जो मेजोरिटी जजमेंट के अगेंस्ट में जो जजमेंट दिया गया उसको भी उतना ही वैल्यू दिया जाता है। आप जज हो तो आप डिसेंटिंग जजमेंट भी दे सकते हो, वही कहा गया। अब देखो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, कुछ है नहीं। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, कंसल्टिंग द जुडिशरी स्टेप जजेस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और ये आपको कॉलेजियम सिस्टम डिटेल में करना है तो ऑलरेडी एक वीडियो जाके देख लो आप, बेहतर रहेगा, वैसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है उनका, मतलब आप रिमूव नहीं कर दिए जाओगे इतनी आसानी से, बहुत पेचीदा ऑप्शन है, मतलब प्रोसेस है। फिक्स्ड सर्विस ऑफ कंडीशन होता है, एक्सेप्ट 360, मतलब ये भी है, ऊपर मैंने आपको बताया था डिटेल में। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनकी जो सैलरी होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कहाँ से चार्ज किया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी कंडक्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है, आप उसको पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते हो, अनलेस एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज इन कंसिडरेशन, जब इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा हो उस टाइम पे आप डिस्कशन कर सकते हो उनके कंडक्ट के ऊपर, लेकिन उसके अलावा आप जजेस जो भी अंदर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उनका जो कंडक्टिंग होता है वो आप पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं कर सकते उस पर, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, देखो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। हाई कोर्ट के जज होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर जिस हाई कोर्ट में उन्होंने सर्व नहीं किया एज अ जज उस कोर्ट में जाके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप अंडरस्टूड है बिल्कुल।
पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है कोई भी, या कोई पर्सन हो या फिर कोई एंटिटी हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, ये फ्रीडम होता है। ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन को आप कर्टेल नहीं कर सकते। जो भी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, आप उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको एक्सटेंड जरूर कर सकते हो, पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन कर्टेल नहीं कर सकती। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए क्या पार्लियामेंट के पास पावर है क्या सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को कर्टेल करने का, तो नहीं, क्योंकि ये बेसिक फीचर में आता है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं, बेसिक फीचर है ना, बेसिक फीचर को आप अमेंड ही नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में, आपसे पूछा है, डीपीएसपी मैंने आपको करवाया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में दिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 में दिया गया ये चीज़, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं आपको जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 131 अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिट जुडिक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने बात किया था फंडामेंटल राइट्स में, यहाँ पे भी कुछ डिस्कशन होगा उसके ऊपर, ठीक है। अपीलेट जुडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पावर्स एंड जुडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए, थैंक यू।